ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशंस है। तो अगर उससे बात करें तो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन की जो इंट्यूशन है वो इस तरह से होती है कि इसमें हम जब यूजर बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि अगर एक यूजर है वो उसको कुछ रिकमेंड करना है, तो हम देखते थे कि दूसरे यूजर्स ने उसी चीज को कितना लाइक किया। सेम आइटम बेस्ड में क्या था कि हम देखते थे कि अगर एक आइटम लैपटॉप है तो उसको इतनी रेटिंग्स दी जा रही है, तो उससे मिलता जुलता मोबाइल माउस है तो उसको भी हम रेटिंग्स दे रहे थे। तो ये हमारे पास आइटम बेस्ड था, हम आइटम को आइटम के साथ कंपेयर कर रहे थे या यूजर को यूजर के साथ कंपेयर कर रहे थे। कंटेंट बेस्ड में क्या होता है, हम बेसिकली कंटेंट को कंटेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर सपोज मैं अगर सिंपल सी बात करूं यहाँ पे, तो फॉर सपोज मेरे पास एक जॉनरा है, ठीक है। अ, और मेरे पास एक्टर का नेम है, ठीक है। अब मेरे पास फॉर सपोज एक्टर है, मूवी है, लेट्स से डार्क नाइट राइजेस, ठीक है। उसमें जॉनरा एक्शन है, ठीक है, एक्शन लिख देते हैं। और भी बहुत सारे जॉनर्स हैं, बस एक्शन रखते हैं। एक्टर को छोड़ के डायरेक्टर रख लेते हैं, तो डायरेक्टर है नोलान, ठीक है। अब यूजर ने जब ये मूवी देखी थी ना तो उसे पसंद आई थी, यूजर ने इसको लाइक किया था, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। फिर दूसरी मूवी मेरे पास जो डेटाबेस में पड़ी थी वो थी, सपोज कर लें कि लेट्स से डार्क नाइट का दूसरे पार्ट से, ठीक है, या बैटमैन ले लेते हैं। बैटमैन भी एक्शन थी, ठीक है, और उसको डायरेक्ट भी नोलान ने किया था। तो अब देखिए ये कंटेंट के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कंटेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे कंटेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करते हैं ना तो हम उसको रिकमेंड करते हैं। सिंपल सा इंट्यूशन ये। तो अगर यूजर ने डार्क नाइट को लाइक किया था, क्यों किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ही यूजर को पसंद आएंगे, या उसे जॉनरा पसंद आया होगा, या उसे डायरेक्टर पसंद आया होगा, या हो सकता है उसको स्टोरी पसंद आई हो, थीम पसंद आई। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके थ्रू यूजर किसी मूवी को लाइक कर सकता है। और मेनली यूजर्स जो है वो, अगर हॉलीवुड में बात की है, नोलान को लाइक करते हैं तो उसकी मूवीज देखेंगे जो उसने डायरेक्ट की। तो बैटमैन उसी ने डायरेक्ट की है, जॉनरा भी सेम है और थीम भी सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करें। जब कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे तो हम उस चीज को प्रेफर करके आगे रेकमेंड कर देंगे। तो ये चीज सही रहती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको देख लेते हैं कि इसको किया कैसे जाता है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, लेट्स से कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन होती कैसे, तो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इन्होंने यहाँ पे फीचर्स दिए कि कंटेंट बेसिकली होता क्या है, कंटेंट के एट्रीब्यूट्स के। तो किसी भी चीज के अंदर, कोई मूवी है तो उसका जॉनरा कंटेंट है, उसका एक्टर कंटेंट है, उसका ईयर कंटेंट है। इवन जो टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन है, पूरा का पूरा थीम, टाइटल और बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो सारे भी कंटेंट है। उनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके थ्रू फिर हम चीजें करते हैं। इवन कि हम लोग ऑडियो और इमेजेस को टेक्स्ट में पहले कन्वर्ट करके और उसके थ्रू भी हम लोग मेन चीजें निकाल सकते हैं कि ये एक कंटेंट किसके ऊपर बेस कर रहा है, और फिर दूसरे कंटेंट को उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैच कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं, हमारे पास कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम में, अ, तो इसकी इंट्यूशन वही मैंने आपको समझाई कि यूजर ने अगर एक चीज देखी पास्ट में तो हम उससे मिलती जुलती चीजें उसको रेकमेंड करेंगे। अब इसमें देखें तो ये दूसरी रिकमेंडेशन से अलग है। हम इसमें ये नहीं देख रहे कि डार्क नाइट है तो हमने यूजर को डार्क नाइट की जगह फिर उसके थ्रू बैटमैन रिकमेंड कर दी, क्यों? क्योंकि यूजर्स ने लाइक किया था, दूसरे यूजर्स ने डार्क नाइट को भी लाइक किया और वो बैटमैन भी देख चुके हैं, तो हमने वो चीज उसको रिकमेंड की थी। ये यूजर बेस्ड है। पर कंटेंट बेस्ड में क्या होगा, हम देखेंगे कि डार्क नाइट जो कि एक यूजर ने लाइक की थी, डार्क नाइट से मिलती जुलती मूवी बैटमैन है, तो मैं वो रिकमेंड कर दूंगा। तो सिंपल सी चीजें, कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि सिमिलैरिटी जो है वो कोरिलेशन पे ज्यादा मतलब नेसेसरली बेस नहीं करती, पर एट्रीब्यूट्स पे ज्यादा बेस करती है। और मैंने आपको वही बात बताई, हम सारे एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कौन से ज्यादा उसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन जैसे हम पहले निकालते थे, इस बार वो नहीं होगा, इस बार ये चीज होगी। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस मॉडल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है समझने के लिए, बट बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। वेक्टर स्पेस मॉडल को हम लोग इधर जैसे इस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखते हैं, फिर मैं आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ कि आइटम्स को सेव किया जाता है वेक्टर्स बनाकर, ठीक है। और फिर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को देखा जाता है, वही सिमिलैरिटी होती है कंटेंट्स की, ठीक है। तो हर यूजर की एक यूजर प्रोफाइल वेक्टर होता है और उसकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट की जाती है मूवीज के साथ। अब मैं आपको सिंपल से इंट्यूशन समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास मूवीज हैं, मैं उनको वेक्टर्स बना देता हूँ। वेक्टर कैसे बनेगा, सपोज कर लें कि एक वेक्टर है जिसमें मैं यहाँ पे सपोज कर लें जॉनरा ले लेता हूँ कॉमेडी, एक्शन, और एक्टर के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ क्रिस्टन बेल ले लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्टर नोलान ले लेते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक मूवी है बैटमैन, तो उसका वेक्टर जो बनेगा उसमें कॉमेडी नहीं होगी, एक्शन होगा, क्रिस्टन बेल है, नोलान भी है, ठीक है। दूसरी मूवी ले लेते हैं, फोर्ड वर्सेस फरारी, ठीक है। काइंड ऑफ कॉमेडी नहीं है, एक्शन भी एज सच नहीं है, जो कंसिडर कर लेते हैं एक्शन है। एक्टर क्रिस्टन बेल है, डायरेक्टर नोलान नहीं है, ठीक है। अब एक और मूवीज कंसिडर कर लेते हैं, बारबी ले लेते हैं। उसके अंदर कॉमेडी है, एक्शन नहीं है, क्रिस्टन बेल भी नहीं है, नोलान भी नहीं। तीन वेक्टर्स बन गए, इनको आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, तो जब भी कोई बंदा बैटमैन को पिक करेगा, तो सपोज कर लें बैटमैन यहाँ है, तो हमेशा ये वेक्टर आप देखें तो ज्यादातर इससे क्लोज मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आपने एलएलएम्स पढ़े हो तो ये एम्बेडिंग्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि हम वेक्टर को वेक्टर के साथ कंपेयर करें। तो आप देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं, तो हम जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो नेचुरली मैथ्स के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। तो जो वेक्टर्स एक दूसरे के करीब होंगे मतलब वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो बैटमैन और फोर्ड वर्सेस फरारी,
ठीक है, ये चीज हो सकता है रिकमेंड हो जाए, और बारहवीं जो है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका उसके अंदर ना वो कास्ट है ना वो जॉनरा सेम है। लेकिन इधर देखें तो तकरीबन एक एक जॉनरा भी सेम है और एक एक्टर भी सेम है। ठीक है, तो ये चीजें भले डायरेक्टर सेम नहीं, पर थोड़े से मैचिंग एट्रीब्यूट ज्यादा है। तो इनका जो थीटा एंगल होगा वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होगा। अब ये तो मैंने बात की इनके बीच। अगर अब यहाँ पे मैं एक थर्ड यूजर लेके आ जाता हूँ, अब वो यूजर इनसे कैसे रिलेट करेगा? तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यूजर ने मूवी कौन सी देखी है। लेट्स से अब एक नया वेक्टर आता है यूजर का, और यूजर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूजर के कैरेक्टरिस्टिक्स का मैट्रिक्स होगा। उस मैट्रिक्स में हो सकता है कि यूजर को कॉमेडी मूवीज ना पसंद हो, और उसकी जो रेटिंग है कि उसे एक्शन मूवीज पसंद आती है वो 0.7 हो, और यूजर को क्रिस्टन बेल की मूवीज 0.9 करके पसंद आती हो, और नोलान के उसने सारी मूवीज देखी हुई है और वो वही देखते हैं, तो 1 ले लेते हैं नोलान के लिए। अब इस वेक्टर को मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, और अगर ये वेक्टर बैटमैन के ज्यादा करीब होगा तो मैं बैटमैन रेकमेंड कर दूंगा, अगर फोर्ड वर्सेस फरारी के ज्यादा करीब होगा तो मैं वो रेकमेंड कर दूंगा। तो इस तरह से मैं थर्ड यूजर अपना लेके आऊंगा और एंगल्स कैलकुलेट करके अपने थर्ड यूजर को रेकमेंड करूंगा। तो ये इंट्यूशन होती है वेक्टर स्पेस मॉडल के अंदर, और तरीका यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक यूजर है जिसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी हुई है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी हुई है, और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी हुई है। उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को 2 रेटिंग दी थी, इसको 10 दी थी, और इसको 8 दी थी। अब ये तीन मेरे पास डेटाबेस में तीन और मूवीज हैं। अब मैं चाहता हूँ इनमें से मैं कुछ रेकमेंड करूँ, कि ये मूवीज मुझे रेकमेंड करें, कि हो सकता है मेरे को टॉप 1 मूवी रेकमेंड करनी है, 2 मूवीज करनी है, या 3, क्योंकि है ही 3। तो ये मुझे देखना पड़ेगा, बट इस पे गौर करने के बजाय पहले मुझे देखना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है एडवेंचर सुपर हीरो, कॉमेडी एडवेंचर सुपर हीरो, साईफाई कॉमेडी सुपर हीरो, क्योंकि जो तीन मूवीज हैं ये यूजर ने देखी, तो एक मैट्रिक्स बना दो। इन सब में जो यूनिक वैल्यूज है उनको लिख दो। एडवेंचर हो गया, कॉमेडी हो गया, ठीक है, तो एडवेंचर हो चुका है, तो उस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, कॉमेडी भी हो चुका है, और सुपर हीरो ले लेते हैं। सुपर हीरो भी ले लिया, तो सुपर हीरो भी आ गया। साईफाई रहता है, अब साईफाई। ठीक है, अब ये मेरे पास चार कॉलम्स बन चुके हैं। अब मैं पहली मूवी लिखता हूँ, मूवी 1 दे देते हैं इसको नाम, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। उसमें एडवेंचर था और सुपर हीरो थी। 1 1, बाकी दोनों 0। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कॉमेडी भी था, एडवेंचर भी था, कॉमेडी भी था, सुपर हीरो भी था, और साईफाई भी था। ठीक है, इसको यूं लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा। अ, अब यहाँ पे मेरे पास तीसरी मूवी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। उसमें कॉमेडी है और सुपर हीरो है, साईफाई 0 है, एडवेंचर भी 0 है। मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। अब मैं आपको ये मैट्रिक्स इधर भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये देखो, तो वही चीज मैंने की थी कि कॉमेडी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक हर मूवी के अंदर, क्या क्या मिसिंग है क्या क्या है, मैंने वो लिख दी। ठीक है, तो ये चीजें मेरे पास आ गई। अब मेरे पास वहीं पे यूजर ने उन मूवीज को क्या रेटिंग दी थी वो भी है। सबसे पहले मुझे यूजर का एक प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, मैं रेटिंग से प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, मैं यूजर की प्रेफरेंसेस से प्रोफाइल बनाऊंगा। तो 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इस रो के साथ। तो 2 जीरो 0, 2 वन 2, 2 वन 2, 2 जीरो 0, 10 10 10 10 हो जाएगा, 8 वन 8, 8 जीरो 0, 8 8 वन 8, 8 जीरो 0। ठीक है, तो ये चीज मैंने कैलकुलेट कर दी कि मैंने बस क्या किया, यूजर की रेटिंग को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यूजर की प्रोफाइल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स का सम लूंगा, जो कि है 2 + 2 + 10 इंटू 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 10 आ रहा है, और +8 × 2। ठीक है, तो 16 40 +4, तो 56 और 60 हो जाएगा यूजर का ये टोटल इसका वेटेड सम। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि यूजर का कॉमेडी में इंटरेस्ट कितना है। तो इस पूरी के पूरे कॉमेडी के कॉलम को सम करो, तो क्या आ रहा है, 18। 18 डिवाइड बाय 60 कर दिया मैंने, मुझे यूजर का कॉमेडी में इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब 2 + 10 करूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 को डिवाइड बाय 60 करूंगा। उसके बाद 2 + 10 12, 8 20, 20 को डिवाइड बाय 60 करूंगा, और उसके बाद 0 + 10 + 0 10, 10 डिवाइड बाय 60। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ है 0.3, 0.2, 0.33 और 0.16। तो ये मेरे यूजर का प्रेफरेंस होगा, कि उसकी प्रोफाइल बन जाएगी कि उसका इन सब जॉनर्स में इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। अब यूजर की प्रोफाइल बन चुकी है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इन पे प्रेडिक्शंस करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यूजर की मेरे पास प्रोफाइल है, मैं यूजर की प्रोफाइल को लूंगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा। दिखाता हूँ मैं आपको नीचे। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे देखें 0.3 यूजर ने जो है वो कॉमेडी को लाइक किया था, तो हमने 0. इस मूवी में कॉमेडी है, हमने 0.3 लिख दिया। उसने एडवेंचर को 0.2 दिया था, वो भी है। 0.3 इंटू 0 0 आ गया, 0.16 इंटू 1 0.16 आ गया। ये ऊपर वही वाला कॉलम है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वही है, मैंने बस यूजर का जो स्कोर निकाला था उसको इस रो से मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो से और फिर इस रो से। तो मुझे उसके पलट कर उसने यूजर ने कुछ स्कोर्स दिए, अब मैं टोटल को उनको सम कर दूंगा। तो 0.66, 0.33 और 0.63 ये मेरा रिकमेंडेशन मैट्रिक्स आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनमें से जो टॉप 2 सपोज कर लें मुझे मूवीज रिकमेंड करनी थी, तो टॉप 2 मूवीज जो उसके साथ मैच कर रही हैं वो ये है। 0.66 पे ये मूवी थी, इसका नाम हिच हाइकर्स है आई गेस, और ये स्पाइडरमैन है। ठीक है, तो ऊपर जाके देख भी लेते हैं नाम। तो ये देखें, हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी और स्पाइडरमैन। बैटमैन यूजर को पसंद नहीं है, उसको हिच हाइकर्स और स्पाइडरमैन पसंद है। तो मैं ये दोनों मूवीज टॉप रेटिंग्स के हिसाब से रिकमेंड कर सकता हूँ। मुझे जितनी के की वैल्यू बेसिकली मिली होगी मैं उसको समझ के दे दूंगा। अब टास्क दिया हुआ यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी भी ज्यादा इजी है, सिंपल सा तरीका होता है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज को। कोसाइन सिमिलैरिटी में क्या करना होता है,
उसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली, कॉस सेम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू यूजर की प्रोफाइल इनटू वेक्टर, ठीक है, कोई भी मूवी का वेक्टर। तो इसको V1 सपोज कर लेते हैं, ये मूवी 1 है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यूजर की प्रोफाइल मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मूवी की प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैंने देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो ये मेरा आंसर था, तो बेसिकली ये आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, और उसका सम आ रहा था 0.66, तो मैं 0.66 लिख देता हूँ। ये मेरे पास बेसिकली क्या चीज है, यूजर की प्रोफाइल। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, अब यूजर का मैग्नीट्यूड लूंगा, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.33 प्लस 0.16, ये मेरे पास यूजर की प्रोफाइल हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अब मुझे मूवी की प्रोफाइल देखनी है, 1 + 1 + 0 + 1, ठीक है, ठीक है, तो इसे मुझे स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, हाँ एक चीज, इसके ऊपर मुझे स्क्वायर रूट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों पे इन सब पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा अलग अलग, और फिर मैं सम लूंगा, ठीक है। तो फाइनल इंट्यूशन क्या है, अगर मैं इन चीजों को फिर से प्लॉट कर दूं तो सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है, कि मुझे ये चीज करनी है कि u इंटू वी, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को, रो को इस पूरी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करो। वी डिटरमिन करेगा मूवी 1 है, 2 है या 3 है। यूजर का नाम सपोज कर लेते हैं, यूजर का नाम है ए, तो यू ए इंटू V1 मूवी 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, दो स्क्वायर रूट्स लगेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, और अब यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.16 का स्क्वायर, तो ये यूजर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास तरीका होगा पूरा इसको करने का। और u इंटू वी का आंसर यही था, 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 को 1 से, 0.3 को 0 से, 0.16 को 1 से, और 0.66 आ रहा था, तो 0.66 डिवाइडेड बाय, और इसका जो भी कुछ आंसर आएगा वो, तो इस तरह से मेरे पास कोसाइन सिमिलैरिटी निकलेगी, और उस कोसाइन सिमिलैरिटी को देख के मैं डिटरमिन करूंगा कि यूजर जो है वो कितना उससे रिलेट कर पा रहा है, तो जिसके साथ कोसाइन सिमिलैरिटी ज्यादा निकलेगी हम उसको ही पिक कर लेंगे। तो अब आई होप सबको ये बात समझ आ गई हो कि रिकमेंडेशंस किस तरह से करनी है, और फिर हम कोसाइन के थ्रू कैसे करेंगे। तो दो तरीके, कोसाइन के थ्रू अगर गिवन हो तो कोसाइन के थ्रू करिएगा, अच्छा अप्रोच हमेशा कोसाइन ही रहता है, बट अगर नॉर्मल अगर आपको करना है तो सिंपल बस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, सम करें जिसमें वेटेड एवरेज ज्यादा आ रहा है, सिर्फ उसको प्रेफर कर लें। तो ये चीज तो है, बट इसको लेजी अप्रोच माना जाता है क्योंकि इसमें हम लोग कोई मशीन लर्निंग मॉडल नहीं लगा रहे, हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि स्कोर्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कोई मशीन लर्निंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, बस हम आइटम्स को एट्रीब्यूट्स पे मैच कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से आइटम में ज्यादा वो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो हम उनको रेकमेंड कर देंगे, ठीक है। काफी सर्च इंजन को ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि कीवर्ड्स लगे हुए होते हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स जो जो चीजें उन कीवर्ड से मैच करती हैं तो हमें वही चीजें रेकमेंड होती है, तो एक अच्छी अप्रोच भी है और ज्यादातर काम भी कर जाती है, तो है लेजी अप्रोच बट काम कर जाती है, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे आ जाते हैं, तो अब हमें कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग करनी है टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को लेके, ठीक है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होता है कि कितना ज्यादा एक टर्म जो है हमारे किसी सर्टेन चीज के अंदर आ रहा है। जैसे फॉर सपोज मैंने कोई ब्लॉग रीड किया और वो फाइनेंस का था, तो उसमें स्टॉक्स का वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा था, तो वो फ्रीक्वेंसी है फाइनेंस की उस डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो वो चीज हम हमारे पास होती है टर्म फ्रीक्वेंसी, और उसी को लेकर हम लोग फिर थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करते हैं। किस तरह से कि जैसे फॉर सपोज मेरे डॉक्यूमेंट में स्टॉक का वर्ड आ रहा था, और लेट्स से शेयर्स का लफ्ज आ रहा था, ठीक है, तो ये दो वर्ड्स मेरे पास आ रहे थे सेम ही, तो स्टॉक और शेयर्स का वर्ड आ रहा था, ये 50 टाइम्स आया, ये 60 टाइम्स आया। अब ना ये चीजें दोनों आ गई, ठीक है, ये टर्म की फ्रीक्वेंसी है, पर ये अभी टर्म फ्रीक्वेंसी नहीं बना, इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं थोड़ा नॉर्मलाइज करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर जो है वो 60 है, मैं 50 को भी 60 से डिवाइड कर दूंगा और 60 को भी 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा, और ये मेरी टर्म फ्रीक्वेंसी होगी एक सर्टेन डॉक्यूमेंट के लिए। एक अच्छी अप्रोच होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज की जाती है, जिसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसीज के बेस पे डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट में 50 टाइम्स अगर स्टॉक का वर्ड आ रहा है और किसी और डॉक्यूमेंट में भी इतनी मरतबा आ जाए, तो मतलब वो दोनों डॉक्यूमेंट्स एक तरह से मैच करते हैं, दोनों फाइनेंस के ऊपर है। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों को उनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इंट्यूशन होती है टर्म फ्रीक्वेंसी की, और फॉर्मूला इसका आप देख लें, ये रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन वर्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दैट रो, ठीक है। तो एक रो के अंदर, मतलब एक ब्लॉग है, ब्लॉग B1 लिख देते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हमने पिक कर लिए। जैसे आपने टॉप 3 पिक करने हैं, तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि पहले आपने समझ लो 500 वर्ड्स पिक किए, और उन 500 वर्ड्स में आपने हर वर्ड की पहले फ्रीक्वेंसी देखी कि सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। तो 500 में से आपने 3 फाइनल किए कि यार ये 3 वर्ड्स जो है मेरे फाइनल है, तो आपने उन 3 वर्ड्स को यहाँ लिख देना, 1 2 3। अब वो सारे वर्ड्स आप यहाँ लिख दोगे, ये आपके हो गए। अब इसमें से इनको नॉर्मलाइज कैसे करोगे, तो इसमें मैक्सिमम निकालोगे कि मैक्सिमम कौन सा वर्ड आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो फाइनल ब्रेकडाउन में आपको बता देता हूँ, टी के पिक्ड वर्ड, जो वर्ड हमने पिक किया है नॉर्मलाइज करने के लिए, डीजे डॉक्यूमेंट आईडी, कौन सा डॉक्यूमेंट पिक किया है हमारा डॉक्यूमेंट इसके अंदर, ठीक है, और जो टी आई है हमारे पास, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, मतलब एक सर्टेन टी आई डीजे का मतलब ये है कि एक सर्टेन डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड आ रहा है। 3 तो हमने फाइनलाइज कर दिए, फिर उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है वो मैक्सिमम होगा। तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया 60 सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा था शेयर्स के लिए, तो मैंने 60 को ही फिर सारे वर्ड से डिवाइड कर दिया, तो एक पूरी रो के अंदर जो 60 सबसे ज्यादा आ रहा था उसी से करूंगा। तो इसके अंदर ये 1 हो जाएगा स्टॉक्स के शेयर्स के लिए, और 50 डिवाइड बाय 60 0.8 आई गेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्यूशन है टीएफ की, ठीक है। नीचे चलते हैं,
अब हमारे पास इन्होंने एक ब्लॉक दिया हुआ है हमें, उस ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो बिजनेस का वर्ड 31 टाइम्स आ रहा है, इन्वेंशन 27 टाइम्स, और हॉस्पिटल जो है वो 0 टाइम्स आ रहा है। तो इसी तरह से और भी ब्लॉक्स देंगे नीचे, पूरी अच्छी सी एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हमारे पास ये ब्लॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, 3, 4 और 5। अब इसमें अगर आप देखें तो बिजनेस 31 टाइम्स आ रहा है, ये सबसे ज्यादा है, तो ये सबको 31 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें तो इन्वेंशन 61 टाइम्स सबसे ज्यादा इन्वेंशन है, तो 61 से डिवाइड करें। इसमें आप देखें तो इसमें भी इन्वेंशन है, तो 99 से डिवाइड कर दें सबको, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो 29 सबसे बड़ा वर्ड है, सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इस 29 से डिवाइड कर दें, और इसको 41 से, क्योंकि इसमें इन्वेंशन, तो सारे ब्लॉग्स में इन्वेंशन ही डोमिनेट कर रहा था, सिर्फ पहले ब्लॉग में जो है वो बिजनेस का वर्ड डोमिनेट कर रहा था। बाकी हॉस्पिटल हमने जो पिक किया है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो ब्लॉग 1 में सिर्फ देखना था ना कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा वर्ड आ रहा है, तो ब्लॉग 2 में भी वही पॉपुलर कैसे, तो हम ना सारे ब्लॉग्स पुट करके भी देख सकते हैं ओवरऑल, या तो हम सिर्फ एक ब्लॉग को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर सपोज मेरे पास 100 ब्लॉग्स थे, मैंने 100 के 100 डाल दिए, और मैंने बोला इन 100 ब्लॉग्स में देखो सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, पॉपुलर वर्ड्स कौन से। तो मैंने सारे पिक कर लिए, और फिर मैंने उसको कर दिया। वर्ड क्लाउड भी आप यूज कर सकते हैं जुपिटर पे या पाइथन के अंदर। बेसिकली वर्ड क्लाउड के थ्रू आपको पता लग सकता है कि पॉपुलर वर्ड्स कौन से हैं एक टेक्स्ट कॉर्पस में, और आप फिर उसके थ्रू अपनी इंटेंशन बना सकते हैं। या तो फिर आप क्या करें कि आपने जिस ब्लॉग को पढ़ा है आप उसी के वर्ड्स पिक कर लें, और फिर बाकी ब्लॉग्स में देखें कि वो वर्ड्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इन्होंने हमें कुछ एन टर्म्स दे दिए कि एन इज इक्वल्स टू 50,000, ये हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये जो तीन हमने वर्ड्स पिक किए थे, ये उन 50,000 डॉक्यूमेंट्स में टोटल टोटल कितनी टाइम्स एक सर्टेन वर्ड आ रहा है। मतलब बिजनेस का वर्ड जो है वो 1200 टाइम्स आ रहा है इन 50,000 डॉक्यूमेंट्स में, जो सॉरी बिजनेस का वर्ड 2500 टाइम्स आ रहा है, इन्वेंशन का 1200 टाइम्स आ रहा है, और जो हॉस्पिटल का वर्ड है वो 800 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने देखा कि इन्वेंशन का रहा, हो सकता है आगे जाके 50,000 ब्लॉग्स हैं तो इन्वेंशन क्या पता बिजनेस के ज्यादा आने लग जाए, ठीक है, तो हो सकता है। बट ये हमारे पास एन की वैल्यूज हैं, इसको एन बी सपोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स बिजनेस कम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंशन कम्स, और नंबर ऑफ टाइम हॉस्पिटल कम्स, और ये टोटल एन है डॉक्यूमेंट का साइज कितना, ठीक है। नीचे चलते हैं। तो ये तो खैर ये मैंने ये तो आपको डॉक्यूमेंट की फ्रीक्वेंसी मिल गई कि 2500 टाइम्स ये आ रहा है, 1200 टाइम्स ये आ रहा है, 800 टाइम्स ये आ रहा है, ये एन है, ठीक है। अभी हमने इस पे आईडीएफ अप्लाई करना है। पहले ये टीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने टीएफ अप्लाई किया है, 29 को 61 से डिवाइड किया, क्योंकि 61 इन्वेंशन में सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा था। इसी तरह से ये लोग करेंगे कि हर रो में देखेंगे कि पॉपुलर कौन है, तो जो हर रो में पॉपुलर होगा उसको ये लोग पिक करते जाएंगे, ठीक है। जैसे इस रो में 61 पॉपुलर था, मतलब इन्वेंशन सबसे ज्यादा आ रहा था, 61 से सबको डिवाइड किया। इस रो में इसी तरह से हर चीज को उसके हिसाब से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं। अब हमारे पास जो चीज है ना, टीएफ हमने समझ लिया क्या करना था। एक सपोज कर लेता हूँ, फिर से फाइनल में आपको बता देता हूँ। एक रो है, उसमें दो वर्ड्स हैं, स्टॉक और शेयर। स्टॉक उसमें आ रहा था 50 टाइम्स, शेयर आ रहा था 60 टाइम्स। अब हमने टीएफ निकालना था, तो हमने देखा इनमें सबसे पॉपुलर कौन सा है, 60 है शेयर के लिए। 50 डिवाइड बाय 60 कर दिया था, और 60 डिवाइड बाय 60 कर दिया था। ये हमारे पास था टर्म फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है आईडीएफ, ठीक है। अब आईडीएफ का थोड़ा सा जो सीन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसको कहा जाता है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं लॉग ऑफ 10, और इसमें फिर फॉर्मूला है एन ओवर एन के, ठीक है, एन ओवर एन के। अब एन के हमारे पास क्या है और एन क्या है, तो एन इज द साइज ऑफ द कॉर्पस, टोटल साइज कितना है, डॉक्स कितने हैं, ठीक है। और एन के कैन बी एन बी, नंबर ऑफ टाइम्स बिजनेस कम्स, एंड इट कैन बी एन आई, नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंशन कम्स, एन एच, नंबर ऑफ टाइम्स हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो आईडीएफ निकालते हैं एक एक चीज का, एक एक करके। तो लेट्स से हम सबसे पहले आईडीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। लॉग ऑफ 10 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम बिजनेस कम्स, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2500, पुट करें आंसर आएगा, तो ये देखिए 1.30 आ रहा है, आपने लिख देना। अब आईडीएफ निकालना है इसी तरह इन्वेंशन के लिए, तो आईडीएफ फॉर इन्वेंशन तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसको आपने कर देना लॉग बेस 10, ठीक है। तो फिर इसी तरह से लॉग बेस 10, और फिर आपने करना है हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल के लिए 50,000 वही कॉर्पस होगा हमारे पास, और डिवाइड बाय 800, ये देखिए 800 लिखा हुआ है, 1.79 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग जो है आईडीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। अब नीचे आते हैं। अब हमारे पास जो फाइनल चीज है वो ये है कि हमने टीएफ निकाल लिया था, पूरा मैट्रिक्स बन गया था, आईडीएफ हमें पता चल गया, वो भी पूरा एक रो बन गई उसकी, और ये पूरा मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे कॉलम को 1.30 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा कॉलम 1.30 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से इन्वेंशन के लिए भी पूरा का पूरा कॉलम 1.61 से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल का कॉलम भी 1.79 से मल्टीप्लाई होगा। एक रो में आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर सपोज टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करना है, लेट्स से बिजनेस के लिए, और मेरी रो है 2, ब्लॉक 2 के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है 0.61 मल्टीप्लाई बाय रो कौन सी है 2, तो रो 2 पे रो 2 मेरे पास मतलब सॉरी रो है, इसके अंदर आईडीएफ कितना है, तो आईडीएफ 1.30 है, वो तो सेम ही होगा सारे उसके लिए, ठीक है। तो रो 2 के अंदर जाके बिजनेस की वैल्यू निकालनी है, तो वो 0.61 आ गया, मल्टीप्लाई 1.30 किया 0.61 आ गया। इसी तरह से मुझे टीएफ आईडीएफ निकालना है टी ऑफ इन्वेंशन के लिए, और रो मेरी 2 है, तो रो 2 ठीक है, और कॉलम इन्वेंशन 2.10,
ये हो जाएगा 2.10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 1.61, ठीक है, तो 1.61। तो इसमें मुझे मिल जाएगा, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ये मुझे 2.10 नहीं, इधर से देखना, इधर है 2.10, सही है सही है। हाँ, नीचे आ जाते हैं तो ये आंसर होगा, सॉरी 3.38 इसका, ठीक है। तो 2.10 मल्टीप्लाई 1.61, 3.10। इसी तरह से मैं हर एलिमेंट के लिए करूंगा तो मेरे पास फाइनल जो है वो टीएफ आईडीएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नीचे जाके, तो ये हमारे पास जो है वो टीएफ आईडीएफ निकल चुका है, ठीक है, हर चीज का। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो चीज करनी है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो अब मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ब्लॉक वन को ले लेते हैं। इसमें देखें तो 1.48 टीएफ-आईडीएफ था, 1.40 इन्वेंशन के लिए था और 0 हॉस्पिटल के लिए था। टीएफ-आईडीएफ मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी पहले हमने निकाली, फिर उसको उसकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हर रो का उसका मैग्नीट्यूड निकाल आएगा। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड के साथ हर रो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे ये पहली रो है तो ब्लॉक वन हम लिख लेते हैं, तो 1.48 है मेरे पास, इसको मैं डिवाइड बाय 2.03 करूंगा। इसी तरह 1.40 को डिवाइड बाय 2.03 करूंगा और 0 को डिवाइड बाय 2.03 करूंगा। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास 0.73 आ गया इसके लिए, और लेट्स सी के इसके लिए कितना हो जाएगा, नीचे आते हैं तो देखें 0.68 हो गया ये। इसी तरह सबको उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये हो गया वेटेड सम, काइंड ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेट, सॉरी, हर चीज का नॉर्मलाइज्ड वेट निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इस पे सिमिलैरिटी का फीचर अप्लाई करें। अब हमारे पास सबसे पहले मैं फिर से रिवाइंड कर दूं, टीएफ निकाला, फिर आईडीएफ निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टीएफ आईडीएफ निकाला, फिर हमने जो है मैग्नीट्यूड निकाला, फिर टीएफ आईडीएफ को हमने डिवाइड किया, आईडीएफ को डिवाइड किया मैग्नीट्यूड के साथ। और अब फाइनल चीज जो हमें करनी है वो अब सिमिलैरिटी निकालनी है। अब लेट्स से यूजर ने ब्लॉक वन रीड किया, तो मुझे चेक करना है कि ब्लॉक वन ब्लॉक टू से कितना मैच करता है, ब्लॉक थ्री से कितना करता है, ब्लॉक फोर से कितना करता है और ब्लॉक फाइव से कितना करता है। तो सिर्फ हम अभी ब्लॉक वन और टू को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक वन के सारे फीचर्स आप लिख दो, 0.73, ठीक है, अ, और फिर इसके बाद हमारे पास 0.68 है और इसके बाद 0 है, ठीक है। मैं क्या लगा रहा हूँ, कोसाइन सिमिलैरिटी। उसमें क्या होता है कि u इंटू वी, ठीक है, और क्या होता है u1v1 प्लस u2v2 प्लस u3v3। तो u1 क्या है 0.73 और v2 क्या है, v1 क्या है 0.17, तो मल्टीप्लाई बाय 0.17 प्लस उसके बाद 0.68 प्लस 0.98 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.202 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं दो, और इसके अंदर फिर मुझे अपनी पूरी रो फीड कर देनी है। तो 0.73 स्क्वायर प्लस 0.68 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसी तरह 0.17 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर। इससे मुझे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। इसी तरह से मैं ब्लॉक वन का ब्लॉक थ्री के साथ करूंगा, फोर के साथ करूंगा, फाइव के साथ करूंगा। तो नीचे आ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। ठीक है, इसके साथ 0.79 आ रहा है, देख लें आप, 73 मल्टीप्लाई 0.17। इसी तरह से हमने हर चीज को किया, ठीक है। नीचे आते हैं तो ये आप देखें तो सबसे जो पॉपुलर ब्लॉग्स हैं, के सपोज कर लेते हैं, हमारे पास टू है, हमें के टू मतलब टू मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग्स देखने हैं, मतलब मैचिंग ब्लॉग, सॉरी, पॉपुलर कह रहा हूँ मैं। तो ये देखिए 0.79 और 0.82 आ रहा है, तो यही दो ब्लॉग्स ब्लॉग वन से मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों हम रेकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें हम ब्लॉग टू और ब्लॉग थ्री रेकमेंड कर देंगे। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें अगर, तो सबसे पहला इसका फायदा ये कि इसके अंदर जो कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम है ना न्यू यूजर्स के लिए, सही, सॉरी, न्यू आइटम्स के लिए जो प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई नया आइटम आ जाए, जैसे अभी हमने टीएफ आईडीएफ में देखा, फॉर सपोज बाद में कोई नया डॉक्यूमेंट आएगा तो अभी हम उसको इजीली अपने दूसरे आइटम्स के साथ मिला के मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कोल्ड स्टार्ट का जो प्रॉब्लम है न्यू आइटम्स के लिए वो हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। यूजर्स के लिए मसला होगा, न्यू यूजर आएगा तो फिर भी हमें न्यू यूजर का कुछ ना कुछ यूजर प्रोफाइल चाहिए ना। जैसे मैंने आपको मूवीज का दिखाया था, मूवीज के अंदर यूजर की एक प्रोफाइल चाहिए थी कि वो यूजर, एक सर्टेन यूजर जो है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, उसने किस मूवी को कितना रेट किया, तो मुझे यूजर की तरफ से चाहिए। लेकिन अगर आइटम नया आ जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं होता मुझे, ठीक है। स्केलेबल है, इसको हम लॉन्ग लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। अगर आप Amazon की बात करें तो अगर आप फॉर सपोज सर्टेन मूवी देखते हैं, ठीक है, आपने कोई एक्शन मूवी देखी और वो स्पेनिश थी, तो वो कहेगा कि आपने स्पेनिश मूवी एक्शन में देखी थी तो हम आपको ये प्रेफर करते हैं। तो ये कंटेंट बेस्ड, कंटेंट के हिसाब से, इसमें ये नहीं कह रहे वो लोग कि ये पॉपुलर है या ये दूसरे यूजर्स ने लाइक किया, नहीं। तो अलग अलग तरह के आपको तीन चार रिकमेंडेशन अलग अलग मतलब रोज में नजर आएंगी कि एक रो के अंदर आपको यूजर बेस्ड दिखा रहे होंगे, एक रो में आपको वो कंटेंट बेस्ड दिखा रहे होंगे। तो मल्टीपल रिकमेंडेशन सिस्टम उन्होंने बिठाए हुए होते हैं एक ही यूजर के लिए, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशंस पर्सनलाइज्ड होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक मूवी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखी है तो आपको उसी के जैसी मूवी दिखाई जा रही है, उसी की जैसी स्टोरी से रिलेटेड हो सकता है या थोड़ा बहुत एक्टर से रिलेटेड, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और ऐसा ही होता है, अगर एक यूजर एक सर्टेन डायरेक्टर को या कैरेक्टर को लाइक करता है तो उसकी मूवीज देखता है, ठीक है। इसको क्रेज भी कह सकते हैं या फैन बेस काइंड ऑफ थिंग हो सकती है, जिसमें यूजर जो है उसको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मिल रही है, उससे मिलते जुलते लोगों से दिखाए जा रहे हैं, स्टोरी लाइन उसको पसंद है, उसको उसी स्टोरी से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, न्यू आइटम के लिए कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम ये खत्म कर देता है। और रिकमेंडेशन इसमें इजीली एक्सप्लेनेबल है, क्योंकि मैंने आपको पूरा सारा लॉजिक बता दिया किस तरह से हम वेक्टर स्पेस मॉडल इसमें अप्लाई कर रहे थे और मैच कर रहे थे। और लेजी अप्रोच है इस वजह से कि कोई एमएल मॉडल बीच में नहीं लगा हुआ। हाँ, लगाया जा सकता है, आप डिसीजन ट्रीज लगा सकते हैं, आप न्यूरल नेटवर्क उठा सकते हैं इसके अंदर इसको और अच्छा करने के लिए। बट अगर नॉर्मल अप्रोच पे देखा जाए तो इसमें इतना कोई साइंस नहीं है, सिंपल सा हमने तरीका अप्लाई किया।
अब इसमें सबसे बड़ा मसला है कि मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स निकालना। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, अगर आपने टीएफ आईडीएफ कभी अप्लाई किया हो किसी कॉर्पस पे, तो वो ग्रामर के वर्ड्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज एक कॉर्पस था, अब ब्लॉग है, जाहिर सी बात है उसमें ग्रामर के वर्ड्स भी होंगे, लाइक ऑन लिखा हुआ हो, दा लिखा हुआ हो, उसमें ए लिखा हुआ हो, उसमें क्राई लिखा हो, उसमें फ्लाई लिखा हो, तो ये सारे वर्ड्स हैं ग्रामर के या नॉर्मल। तो ये वर्ड्स फालतू हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आएंगे, ग्रामर के वर्ड ज्यादा रिपीट होते हैं मेन वर्ड से। तो सबसे पहले इसका अच्छी अप्रोच क्या होती है, मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स बनाने में तभी मसला होता है, पर हम क्या कर सकते हैं इसको हैंडल करने के लिए, हम स्टॉप वर्ड्स लगा सकते हैं। हम स्टॉप वर्ड्स लगा के इसको खत्म कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि हम कोई एलएलएम बिठा के और पहले ही इसको पहले समराइज कर दें, और ज्यादा समराइज कर दें कि ये जो फालतू वर्ड्स हैं और कम हो जाएंगे, कॉर्पस का साइज छोटा होगा तो उसमें वर्ड्स की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, फिर हम निकालना शुरू करें, तो ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, इसके अंदर सेरेंडिपिटी का मसला है, मतलब ये जो है वो अनएक्सपेक्टेड आइटम्स को रिकमेंड नहीं करेगा। जैसे कभी कभी होता है आपको कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस भी आ जाती हैं, मतलब वो कॉमेडी देख रहे हैं तो वो अचानक से आपको किसी दिन हॉरर या एक्शन रिकमेंड कर दे, तो इसमें वो मसला नहीं है। अगर आप मतलब ये प्रॉब्लम है इसमें, हमें लेकिन यूजर का टेस्ट चेंज करना एक अच्छी बात होती है। अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करें, यूजर का टेस्ट चेंज करना पड़ता है, मूवीज हो या कोई सेल का आइटम हो या कोई भी चीज हो, तो उसमें यूजर का टेस्ट चेंज करना जरूरी होता है, इससे सेल्स बढ़ सकती है। तो अब एक यूजर कॉमेडी देखे जा रहा है, तो ये तो कंटेंट बेस्ड ही करेगा ना, कॉमेडी के रिलेटेड ही मूवीज उसको रेकमेंड करेगा, क्योंकि कंटेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमेडी के साथ ही मैच करेंगे, हॉरर के कॉमेडी से मैच नहीं कर सकते, तो ये रेकमेंड ही नहीं कर सकता। सेरेंडिपिटी का मसला है। उसके बाद कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम ये यूजर्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, अगर एक नया यूजर आएगा तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिकली था, बहुत इजी सा टॉपिक है, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं न्यू टॉपिक्स भी इसमें डालता हूँ। थैंक